बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग तो अभी साइंस टेक देख रहे हैं ना। करंट अफेयर्स का तो मुझे लगता है कि फरवरी तक का आपका पेपर रहेगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से। और आप लोग जो है बजट के ऊपर हम सेशन लेंगे मार्च फर्स्ट वीक में। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, एक क्लास बजट की, एक क्लास इकोनॉमिक सर्वे की। तब तक आप भी जो है उसका मटेरियल पीडीएफ वगैरह जो भी इन्फोग्राफिक्स गूगल में मिलते हैं इमेजेस में, वो सब कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि जब हम बताएंगे, जब बात करेंगे तो थोड़ा सा गति तेज होगी, स्पीड से सारी चीज़ें होंगी। तो पहले से अगर आप उन चीज़ों को समझेंगे तो गवर्नमेंट के जितने भी पीडीएफ हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, वो डाउनलोड कर लीजिए उनकी वेबसाइट पे। बजट की वेबसाइट पे चले जाइए, यूनियन बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 22-23, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 कहलाएगा और बजट 23-24। तो दोनों के इन्फोग्राफिक्स और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का। तो अभी 2 सप्ताह हैं आपके पास, 15 दिन। तो 15 दिन में जो है इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। ये 100 नंबर का होगा लगभग, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में लगभग आपको 100 मार्क्स का फ़ायदा देगा। मेंस में आपको 100 मार्क्स का फ़ायदा देगा, क्योंकि मेंस की एग्ज़ाम ऐसे और फर्स्ट पेपर में भी थोड़ी मदद करता है, सेकंड में भी करता है, थर्ड में भी करता है, ऐसे में भी कर सकता है, और इंटरव्यू में भी बहुत चांस होते हैं इसके क्वेश्चंस होने के। इस साल इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि चुनाव का साल है और 2 बार बजट आएगा। पिछली बार, अगले साल जो बजट आएगा 2024 में, वो 2 बजट आएंगे। तो यही एक लास्ट कंप्लीट बजट है। तो लास्ट कंप्लीट बजट यही माना जाएगा। तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखोगे इसमें सूचनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, घोषणाएं भी ज़्यादा है, सूचनाएं भी ज़्यादा है। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ने अब जो पूरा अमृत काल और अमृत क्रांति और ये जो सारे शब्द दिए हैं, ये सारे 2047 के लिए दिए हैं, 25 सालों के लिए। इसलिए अब बजट पहले जो होता था वो 1 साल के लिए होता था। बाद में इस सरकार की विशेषता रही कि ये 5 साल के लिए बात करने लगे। अब ये 25 सालों की बात करने लगे। तो यानी कि अगर आपको इसका मूल्यांकन करना है तो 25 सालों बाद कीजिए। 25 सालों बाद आप बता पाएंगे कि ये बजट अच्छा है या बुरा है। इस बीच में नहीं बता पाएंगे। तो आउटकम लेवल जो है वो बहुत बाद में चला गया। तो थोड़ा सा मूल्यांकन उतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार का बजट है, 45 लाख करोड़ का लगभग बजट है, तो हम सबका संबंध इससे सीधा होता है। सरकार के बजट से हमारा सीधा संबंध होता है। कुछ ऐसी जनरल बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो इन दिनों में सोशल मीडिया में या बाहर कहीं पे भी आप देखते हैं, तो एक ग्रोथ, जीडीपी की बात होती है। तो एक तो आपको बताया गया था कि जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ है। ग्रोथ तो है। देखिए, जब खाने वाले पेट बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो ग्रोथ तो अपने आप दिखती है। खाने वाले लोग जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा राशन भी बढ़ जाता है, घर में राशन भी ज़्यादा आता है। तो आज से 20-25 साल पहले जब 100 करोड़ लोग रहे होंगे, तब डेफिनेटली ग्रोथ स्लो होगी या छोटी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि खाने वाले लोग कम थे। दूसरा, चॉइसेस भी बढ़ जाती हैं खाने की। पहले लोग एक ही तरह, 25-30 साल पहले एक ही तरह का ब्रेकफास्ट होता था, रात की रोटी सुबह खाते थे।
वही ब्रेकफास्ट होता था। अब तरह तरह के ब्रेकफास्ट होते हैं, हर रोज़ डेली अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट पसंद करते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है खाने में, फूड डाइवर्सिटी बहुत है, तो लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा है। तो भारत की ग्रोथ कंजम्पशन बेस्ड है। एक ग्रोथ वो होती है जिसमें कमाई बहुत होती है, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, महंगे मकान होते हैं, सब लोग काम कर रहे होते हैं, सब लोगों के पास रोज़गार होता है, सबके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होता है। विकसित अवस्था, विकसित देशों की जो अवस्था है वो कहलाती है। अब किसी का परिवार बहुत बड़ा हो जाए और लिमिटेड संसाधन हो, लेकिन सब लोग खा पी रहे हैं, सब लोग एक्टिव हैं और आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो दरअसल उसे ग्रोथ आप चाहे कह लें, आंकड़ों में कह लेंगे पहले तो इतना ही खाते थे, अब इतना खाते हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है। और रही बात दूसरी पॉलिसीज़ की, और वो तो आर्थिक नीतियां जो है वो अगर हम चुनाव को देख करके बनाएंगे, वोट हासिल करने के लिए बनाएंगे, तो फिर धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता और इन चीज़ों के विचारों को फैला करके आसानी से वोट इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो वो सस्ती लोकप्रियता मिलती है, उसमें बहुत आसान होता है। आर्थिक नीतियों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया नहीं जाता, तो बहुत आसान होता है। पाकिस्तान ने 30 साल पहले यही किया था, वहाँ के हुक्मरानों ने यही रास्ता अपनाया था। तो 30 साल बाद फिर कटोरा आ गया, तो कटोरा आने में 30 साल लगते हैं, एकदम से नहीं आता। कट्टरता से कटोरा की ओर, तो जैसे ही कट्टरता आती है, कोई सी भी धार्मिक कट्टरता हो, किसी भी धर्म की हो, धार्मिक कट्टरता आपको कटोरे की तरफ ले जाती है, लेकिन 30 साल लगते हैं, लगभग 30 साल लगते हैं। और थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहले से जो स्थिति अच्छी है उसको ख़राब होने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से ख़राब नहीं होगी। लेकिन वो इसलिए आती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट चला जाता है। इन्वेस्टमेंट वहीं होता है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। लोगों को, इन्वेस्ट करने वाले लोगों को अपनी संपत्ति या अपने पैसे की सुरक्षा की गारंटी की ज़रूरत होती है। वो सुरक्षा देखते हैं, गारंटी देखते हैं। इसलिए किसी मोहल्ले में यदि किसी गुंडे ने किसी का मर्डर किया हुआ है, तो उसको बार बार मर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार यदि उसने मर्डर किया है और अगर खबर पहुंच गई है और किसी ने नहीं भी देखा है, तो सब लोग जो है उससे डरने लगते हैं। और उसका जहाँ मकान होता है, उसके आसपास के मकान सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि उसके वहाँ कोई मकान, उस मोहल्ले में कोई नई दुकान बनिया जो है लगाने से डरेगा, क्योंकि वहाँ गुंडागिरी है और वहाँ ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने मर्डर भी कर रखा है। तो वो खबर ही काफ़ी होती है और वो बहुत लंबे समय तक टेबू का काम करती है। और उस मोहल्ले में जो है इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है, दमन हो जाता है उसका। तो ये जो खबर होती है कभी भी किसी भी देश के लिए कट्टरता की, जहाँ जो सुरक्षित नहीं है, वो किसी भी प्रकार की कट्टरता हो, किसी भी धर्म की कट्टरता हो, वो बड़ी घातक होती है इन्वेस्टमेंट के लिए लंबे समय तक। तो फिर जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे तो नए इंडस्ट्री और नई चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर युवाओं का रोजगार कैसे लगेगा? तो रोजगार की कमी हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कमी होती है। तो उस टेबू को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये दाग जो है, ये धब्बा हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होती है। और लोग, क्योंकि बनिया ऐसी जगह पे पैसा नहीं लगाता, इन्वेस्टर ऐसी जगह पर अपना पैसा नहीं डालता जहाँ वो खतरे में पड़ जाए। वो ऐसी जगह उद्योग डालना चाहता है कि किसी व्यक्ति की अगर फैक्ट्री से छुट्टी हुई रात को 1:30 बजे, तो वो अपना ऑटो पकड़ के घर जा सकता है, रास्ते में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर फैक्ट्री 12 महीने चलती रहेगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, बार बार कर्फ्यू या पुलिस का सायरन बजता हो, समय समय पे इंटरनेट शट डाउन होता हो और अशांति बनी हुई हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहे, तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए चाहिए पीस, यानी कि सोशल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लीगल कंट्रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल। तो सब तरह के कंट्रोल
ज़रूरी होते हैं और वो कानून से ही बने रह सकते हैं। इसलिए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हों, डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हों, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानने वाले लोग हों, फंडामेंटल राइट्स को मानने वाले लोग हों, मीडिया जहाँ का स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मीडिया हो, फ्री स्पीच हो, दबाव ना हो, तो वो व्यक्ति जो यूरोप से निकल करके आया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से लेके आया है, अमेरिका से इन्वेस्ट करने के लिए निकला है, ऐसे लोग ऐसी जगहों पर ही निवेश करना चाहेंगे जहां उनके देश जैसा वातावरण हो। इसलिए पाकिस्तान के हालात 30 सालों में ऐसे हुए। 30-40 सालों पहले वहाँ के पॉलिटिशियंस ने ये तय किया कि अब हम मदरसों में आतंकवादी गढ़ेंगे। इस्लामिक आतंकवाद की शुरुआत हुई, तालिबान की शुरुआत हुई। तालिबानी जो था, तालिबान शब्द का मतलब था तालीम से बना है, शिक्षा, विद्यार्थी, स्टूडेंट। मदरसों के स्टूडेंट को तालिबान कहा गया। तालीम लेने वाले तालिबा, तालीम मतलब शिक्षा। और वो इस हद तक पहुंचा कि अफगानिस्तान में तालिबान की आज शासन है, आतंकवादियों का शासन है, गवर्नमेंट है उनकी, और पूरे पाकिस्तान में अब हाहाकार है। तो जो बीज बोए गए थे उसकी फसल काट रहा है पाकिस्तान अभी, कट्टरता के बीज। जो भी देश कट्टरता के बीज बोएगा 30-40 साल में उसका हश्र पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अब और जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। पाकिस्तान जब बर्बाद हुआ 30-40 साल में, तो उसको आग को हवा नहीं थी ना उतनी तेज। अब तो आग को हवा देने के लिए बहुत अच्छा मीडिया है। तो हो सकता है 10 साल में वो काम हो जाए जो पाकिस्तान में 30 सालों में हुआ। तो ऐसे लोग जगहों से फिर इन्वेस्टर, पैसे लगाने वाले लोग, उद्योग लगाने वाले लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाले लोग, वो छोड़ करके भागने लगते हैं। तो पूरा वो सिस्टम ओपन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी अगर कोई जो है, हर व्यक्ति चोर नहीं है, हर व्यक्ति बदमाश नहीं है, हर व्यक्ति भ्रष्ट भी नहीं है, लेकिन किसी दुकान में यदि किसी को चेक करने के लिए जाना है तो एक तरह का बैरियर है, वो फ़ोन लगाने लगता है। उसका कोई रिश्तेदार बड़े अधिकारी है तो उससे अप्रोच करने लगता है, तो फिर शंका हो जाती है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अमेरिका में वो अंदर तक चेक कराता है, आइए इधर आके देख लीजिए, यहाँ तक भी आप आके देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। यहाँ जो बैरियर बनाता है ना, उससे फिर शंका होने लगती है। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, रूल ऑफ लॉ, कानून, तो आपको जो पॉलिटी में पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स की बात बताइए, संवैधानिक नैतिकता, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से यदि काम करने की बात करते हैं तो फिर दूसरे लोग खतरे में आ सकते हैं। उनको लगता है कि मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे खतरा हो सकता है। तो इसलिए सेक्युलरिज्म जो है उसका एक पार्ट है। पॉलिटी में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सोशलिज्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जब कुछ नहीं होगा, इसलिए इक्वलिटी होनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी की बात है, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। क्योंकि अगर कमी होगी, अभाव होंगे तो लोग चोरी करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, वहाँ से कुछ चुरा के भाग जाएंगे। तो अभाव नहीं होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। लोगों के पास रहने के घर हों, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, खाने को अनाज हो, और उसके बाद लगभग सभी के पास नौकरी की सुविधा हो, तो उसमें भविष्य सुरक्षित रहता है। आदमी अपने काम से काम रखता है, वो किसी के बहकाने में नहीं आता। तो फालतू आदमी होता है, बेरोजगार होता है, घर पे भी क्लेश होता है, घर पे अभाव होते हैं, मकान नहीं है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो पत्नी ताने मारती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जल्दी अपराध को पकड़ लेते हैं। उनको बहलाना फुसलाना बहुत ज़्यादा
आसान होता है, उनको आतंकवाद में झोंकना भी बहुत आसान होता है। अधिकांश आतंकवादी जो बनते हैं उनमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अभाव की वजह से, पैसे के चक्कर में, लालच में, उनको लगता है मैं आतंकवादी बन गया, मैं गोलियों से छलनी हो जाऊंगा, बम बांध के मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बचे हुए जो लोग हैं घर के, बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी, पिताजी का इलाज हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए मकान बन जाएगा। तो उस चक्कर में वो ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो जितना कानून का शासन होगा, लोगों को सुरक्षा महसूस होगी, हेल्थ की फैसिलिटीज़ होगी, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होगी। इन्वेस्टर R&D भी देखता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाया जा रहा है, एजुकेशन में कितना लगाया जा रहा है, आपके यहाँ से पेटेंट कितने किए जा रहे हैं, आपके यहाँ से कॉपीराइट के कितने आवेदन गए हैं, आपके यहाँ से पेटेंट के आवेदन कितने हैं। इसका मतलब आपके यहाँ रिसर्च होती है, आपके लोग वैज्ञानिक आविष्कार में, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। अंधविश्वास और कुप्रथाएं और कुरीतियाँ ये जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, जादू टोने, तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें, ये आपको पीछे ले जाएगा। इन्वेस्टर्स को नफरत हो जाती है ऐसी जगहों से, चाहे सस्ता लेबर हो तब भी, क्योंकि उसकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, उसकी संपत्ति खतरे में पड़ जाती है, वो जो पैसा लगा रहा है वो खतरे में पड़ जाता है। और हमने अभी बताया आपको कि बार बार मर्डर नहीं करना पड़ता। कट्टरता का टेबू जो है एक बार बन गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे एक डॉन को, एक माफिया को, गुंडे को बार बार मर्डर नहीं करना पड़ता, एक मर्डर किया होता है तो पर्याप्त होता है, वो उसके साथ चिपक जाता है स्टिग्मा। वो उसके लिए तो स्टिग्मा नहीं है, बल्कि उसके लिए तो एक तरह से वो तो अपने आप को ग्लोरीफाई करके घूमता है उससे, वो तो बोलता है, मतलब वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद हो सकता है कि उसको मर्डर करने में डर भी लगता हो कि एक मैंने जैसे तैसे कर दिया, लेकिन अब मैं ज़िंदगी में उसने संकल्प भी उठा रखा हो, तो भी लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसने एक बार कर दिया था। ठीक है ना, किसी ने नहीं देखा है तब भी। इसलिए किसी देश के बारे में जब इस प्रकार की चीज़ चल जाती है कि वहाँ ऐसा होता है, तो फिर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर भागते हैं, अपना पैसा निकाल के भागते हैं। और यही कारण हुआ कि अडानी के शेयर एकदम नीचे गिरे। पहले तो विश्वास कर रहे थे वो, लेकिन जैसे जैसे भविष्य उनको ऐसा नज़र आएगा वैसे वैसे लोग भागेंगे। जिन्होंने भी अपना पैसा लगा रखा है वो सब निकाल के भागेंगे। और भारत अभी उस लेवल की अर्थव्यवस्था नहीं कि हम सारी चीज़ें बिना किसी सहायता के हम खुद निर्माण कर लेंगे। हम निर्माण कर सकते हैं, हम अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हम कमाई कर सकते हैं, पर हमें सहायता की ज़रूरत है। कई बार व्यक्ति के पास हुनर होता है, 25 साल का है, दिमाग भी है, पढ़ा लिखा भी है, अब किसी काम को शुरू करना चाहता है, लेकिन दफ्तर खोलने के लिए, बिजली का बिल चुकाने के लिए, किराया देने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर उसको थोड़ी सी कहीं से फंडिंग हो जाए तो उसका काम चल निकलेगा, वो चुका भी देगा और अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको कहीं न कहीं से फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम इतने विकसित नहीं हुए अभी कि हम किसी की सहायता न लें और अपने बलबूते पे सब कर जाएं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ग्रोथ नहीं, बाकी ग्रोथ जो हमको दिखती है वो तो पेट खाने वाले ज़्यादा हैं, इस वजह से ग्रोथ है, बाकी वो ग्रोथ नहीं है। मैंने अभी शुरू में बताया, उसको हम ग्रोथ नहीं मान सकते। इसलिए ऐसे समय में हमको किसी भी कलंक से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के आक्षेप से बचना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 75 साल तक हमको, आज़ादी के बाद से हमको इतना शानदार हिस्ट्री दी है कि पूरी दुनिया हम पे विश्वास करती है। आज पूरी दुनिया जो हम पे विश्वास करती है और पूरी दुनिया जो इज्जत करती है और यहाँ पैसा लगाना चाहती है, वो किसी और वजह से नहीं, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद के जो आदर्श हमारे देश में दिखाई दिए और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके तहत जो हमने सत्ता परिवर्तन किए, विदाउट ब्लड बाथ के, बिना किसी खून खराबे के हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन होते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, एक आदमी चला जाता है, दूसरा आदमी
शपथ ले लेता है, सत्ता में आ जाता है, कोई खून खराबा नहीं होता, जबकि कई देशों में बहुत खून खराबा होता है सत्ता परिवर्तन के टाइम। ये पूरी दुनिया देखती है और वो जानती है कि यहाँ स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, यहाँ के लोग कानून में विश्वास करते हैं, यहाँ के लोग कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, इज्जत करते हैं, जनता के फैसले की इज्जत करते हैं। तो बहुत, इसी को आप कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ये ईज ऑफ डूइंग एक तरह की पॉलिटिक्स है, बहुत आसान है और इसकी वजह से काफ़ी इज्जत है। तो अगर इसको धब्बा नहीं लगा और इस ये इज्जत अगर बनी हुई रही तो फिर इन्वेस्टर की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बट एक दूसरी चीज़ है, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट बाहर से आने वाला। अब उस इन्वेस्टमेंट का हम यूज़ करके अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे या वो हमारे लिए कर्जा हो जाएगा। अभी तो बजट हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा कर्जा बहुत है, यहाँ तक कि EMI चुकाने के लिए भी हमको लोन लेना पड़ रहा है। भारत को EMI चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी ने लोन लिया और उसकी मंथली जो EMI किस्त आती है वो आप ना चुका पाओ और उसके लिए फिर लोन की डिमांड करो, वो स्थिति तो आ गई, कर्जा बहुत है। बस एक खुशी की बात यह कि 93% कर्जा हमारा डोमेस्टिक है, हमारी खुद की अपनी जनता का पैसा है। आपका और हमारा बैंकों में जो सेविंग्स है वो है, वो सरकार ने कर्जे के तौर पे ली हुई है। हमारे बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं, रिटायर्ड लोग हैं, या जो जॉब करते हैं, जिनका GPF का पैसा होता है, CPF का पैसा होता है, पेंशन फंड जो होता है वो सरकार के पास जमा रहता है, वो सरकार यूज़ करती है उस पैसे को, वो वाला कर्जा है। तो सरकार के ऊपर जो कर्जा है वो 93% डोमेस्टिक वाला है, विदेशी कर्ज लगभग 6-7%। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका इसलिए ज़्यादा बर्बाद हुए क्योंकि चाइना ने सबसे ज़्यादा कर्ज उनको दे रखा था। ये दोनों देश इसी वजह से बर्बाद हुए। श्रीलंका की बर्बादी हमने 2 साल पहले देखी थी, अब हम पाकिस्तान की बर्बादी देख रहे हैं। महीने भर में हालात और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक बार हालात ख़राब होना शुरू होते हैं तो फिर बिल्कुल ही बर्बाद होता है मुल्क। हम अभी उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि 93% हमारा घरेलू है। हम उन दो लोगों को कर्ज चुकाने से मना भी कर सकते हैं, या नोट, रिजर्व बैंक जो है नोट छाप के भी पकड़ा सकता है कि ये लो आपका पैसा, क्योंकि नोट छापना तो सरकार के हाथ में है। तो हमारा खुद का कर्जा है, हमारे लोगों का कर्जा है। जब हमारे परिवार का कर्जा होता है हमारे ऊपर भी, तो हम उतनी चिंता नहीं करते। पिता से लिया होता है, भाई से लिया होता है, बहन से लिया होता है, तो हमको मालूम है कि हम बर्बाद नहीं होंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग हमको आने नहीं देंगे और इनको हम कभी भी चुका देंगे, इनको आश्वासन दे देंगे। लेकिन बाहर के व्यक्ति का कर्जा होता है तो कई बार सुसाइड करना पड़ जाता है। तो ये सुसाइड करने वाली स्थिति है श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ में। तो स्थितियाँ तो आपको समझ में आ गई। लेकिन ये भी खतरे की घंटी है कि हमारा कर्जा भले ही डोमेस्टिक है, लेकिन वो है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, और उसका ब्याज चुकाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उसके लिए भी नया लोन लेते हैं। तो ये तो खतरनाक स्थिति है। तो संभलने की, खतरे की घंटी तो शुरू हो गई, धीरे धीरे वो स्थिति आने में भी टाइम नहीं लगता है। तो संभलना चाहिए। तो 2 स्थिति, एक तो इन्वेस्टमेंट बता दिया आपको, एक आर्थिक स्थिति बता दी। तीसरी स्थिति है कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। अब वो जो कर्जा लिया है या इन्वेस्टमेंट आ भी गया, अमेरिका के आदमी ने, डेनमार्क के आदमी ने यहाँ पैसा लगा दिया भारत में, रोजगार देने होंगे। युवा फालतू अगर घूमेगा तो कोई आदमी अगर परिवार गरीब है और बाहर रिश्तेदार उसकी मदद करने को भी तैयार है, फिर भी वो गरीब है, तो कारण देखेंगे कि उस घर के लोग काम नहीं करना चाहते। दुकान लगाते हैं तो दुकान पे बैठते नहीं है, किसी ऑफिस में नौकरी लगाते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं, वहाँ रेगुलर जम के काम नहीं करते। वो लोग काम करने को तैयार नहीं, और अगर काम करने को तैयार है तो कोई उनको काम देने को तैयार नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी किसी को काम नहीं देगा, ध्यान रखिए। काम देने का जो ड्यूटी बनती है वो गवर्नमेंट की बनती है। प्राइवेट सेक्टर के सिर पे डालने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी काम नहीं देता किसी को।
प्राइवेट सेक्टर मुनाफे की बात सोचता है, कम से कम लोगों में कैसे काम चलाया जा सकता है। चौकीदार बिठाने के बजाय वो सीसीटीवी लगाना पसंद करेगा, 25 लोगों से काम कराने के बजाय एक रोबोट से काम कराना पसंद करेगा। तो वो रोबोट लगाएगा, सीसीटीवी लगाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएगा और कम से कम लोगों को रोजगार देना चाहेगा। लेकिन उससे तो बात बनेगी नहीं। उससे तो जैसे जैसे आप आर्टिफिशियल इंडस्ट्री 4.0 करोगे और इंडस्ट्री 4.0 मशीन लर्निंग और तमाम चीज़ों से जब काम चलाने लगोगे तो ये कैपिटल इंटेंसिव मार्केट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव मार्केट, यानी कि जिसके पास पूंजी है वो पूंजी चालित बाजार, यानी कि मार्केट में वही सक्सेस होगा जिसके पास पहले से पूंजी है, क्योंकि वो पूंजी को इन्वेस्ट करके, पूंजी को लगा करके ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेगा और ज़्यादा मुनाफा ले लेगा। लेबर इंटेंसिव मार्केट बनाना पड़ेगा जिसमें लेबर ज़्यादा से ज़्यादा लगे, न कि पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा लगे। लोगों का श्रम उपयोग में आए, तब जाकर के जो प्रोडक्शन हो रहा है और उससे जो कमाई हो रही है उसमें फिर लेबर का हिस्सा होगा और उनकी सैलरी बनेगी। तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वो डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब मशीनों की जगह लोग काम कर रहे हों। लेकिन आदमी के पास पैसा होगा तो वो मशीन लगाना पसंद करेगा, न कि लोगों से, क्योंकि लोगों को सैलरी बराबर देनी पड़ती है। लोग यूनियन बना लेते हैं, मजदूर लोग कई बार हड़ताल कर देते हैं, नेतागिरी होती है, दबाव बनाते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं। और लेबर जो होते हैं उनमें अगर किसी को चोट लग गई तो वो मुआवजा मांगते हैं, इंश्योरेंस मांगते हैं। तो 50 तरह के झंझट हैं, उनकी छुट्टी के, हड़ताल के, उनके संगठन के, यूनियन के, उनकी मांगें, समय समय पर तरह तरह की मांगें होती है। तो जो पैसे वाला आदमी, बिजनेसमैन आदमी है, वो बचना चाहता है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहता है। तो आज मैंने अभी आपको जो बताया करंट अफेयर्स में, बजट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो ग्रोथ जो दिखेगी वो ग्रोथ नहीं है, बल्कि खाने वाले पेट बढ़े हैं, पेट की संख्या बढ़ गई है। 140 करोड़ लोग हो गए। 100 करोड़ से 140 करोड़ हो जाएंगे तो ग्रोथ तो एकदम जम के दिखेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, ज़्यादा खाने लगे हैं। पहले इतनी बार नहीं खाते थे या इतनी तरह तरह का नहीं खाते थे। अब नॉर्थ इंडियन से लेके साउथ इंडियन तक सब कुछ खाया जाता है और हर जगह खाया जाता है। अब पहले आप चेन्नई चले जाते थे तो पंजाब का फूड ही नहीं मिलेगा आपको वहाँ। पंजाब में अब आपको साउथ इंडियन मिलने लगा है, उधर नॉर्थ का मिलने लगा है। तो पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में, वैष्णो देवी में जाएंगे आप तो वैष्णो देवी में सब तरह के ढाबे, गुजराती खाना भी मिल जाएगा, महाराष्ट्रियन खाना भी मिल जाएगा, सब तरह का खाना मिल जाएगा। तो पूरे इंडिया का, और फिर कई बार खाने लगे। तो ये एक, और इसके अलावा केवल खाने की बात नहीं है, हम लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, हम लोग तरह तरह के, पहले कपड़ा जब तक फट नहीं जाता था तब तक पहना जाता था, अब थोड़ा कलर ख़राब होता है, नया कपड़ा ले लेते हैं लोग। बहुत सारे कपड़े होते हैं। कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। कंज्यूम ज़्यादा करने से जो ग्रोथ दिखती है वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ अभी मैंने बताई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, इंडस्ट्री ज़्यादा हो, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, वो परमानेंट ग्रोथ है, वो अर्निंग है, और उससे राष्ट्र मजबूत बनता है। ठीक है। तो राष्ट्र बहुत मजबूत बन सकता है। हम लोग आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं, विश्व महाशक्ति बन सकते हैं। सुपर पावर बनने के लिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसी को राष्ट्र निर्माण कहा गया है। राष्ट्र निर्माण इसी को तो कहेंगे, यही राष्ट्र निर्माण है। पर पहले तो हम लोग गायत्री परिवार में भी व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, समाज निर्माण की बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो व्यक्ति निर्माण का मतलब है एजुकेशन। यहाँ पर अभी के आधुनिक युग में अगर आप बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, स्वस्थ होगा, स्वस्थ हो व्यक्ति, स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन होता है तो क्राइम नहीं होंगे, क्राइम कम होंगे। तो क्राइम नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं होने चाहिए। उसके लिए समाज में स्वस्थ लोग हों, स्वच्छ मन वाले लोग हों।
तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो लोगों की एजुकेशन कंप्लीट कराए, सब लोगों को एजुकेशन से जोड़े, एजुकेटेड लोग हों, जागरूक लोग हों, अंधविश्वासी नहीं हों, तंत्र मंत्र में विश्वास, जादू टोने में विश्वास रखने वाले लोग इस देश को ऊंचा नहीं उठा सकते। इससे आप पिछड़ेंगे। राष्ट्र मजबूत किससे बनेगा? राष्ट्र मजबूत व्यक्तियों से बनेगा जिनका मस्तिष्क बहुत मजबूत हो, जो मामूली तंत्र मंत्र से डराने से अगर डर जाए और उसमें विश्वास करने लगे, भूत प्रेत में विश्वास करने लगे, जादू टोने में विश्वास करने लगे, मंत्र तंत्र में विश्वास करने लगे, ऐसे लोग इस राष्ट्र को ऊंचा नहीं उठा सकते। स्वच्छ मन मस्तिष्क इस राष्ट्र को ऊंचा उठाएंगे। इसके लिए R&D में इन्वेस्टमेंट हो, रिसर्च हो, इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, वैज्ञानिक खोज हो, पेटेंट हमारे नाम हो, दुनिया के अधिकांश पेटेंट। अभी हम मजदूर तो हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में हम मजदूर तो हैं, लेकिन उन कंपनियों के मालिक नहीं हैं। बौद्धिक संपदा पे हमारा अधिकार नहीं। बौद्धिक संपदा पे चाहे हम उनके कंपनी में काम भी करते हो, फेसबुक में काम करते हो, गूगल में हमारे लोग हैं, यूट्यूब के कल चेयरमैन हमारे यहाँ वाले बन गए, तो काफ़ी लोग ट्विटर में भी काम किया, लेकिन हमारे लोग सब जगह हैं, बट वो मालिक नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं उसका कॉपीराइट किसके नाम होता है, पेटेंट किसके पास होता है? एक गोरे आदमी के पास होता है, एक अमेरिकन आदमी उसका मालिक है, अमेरिका के लोग उसके मालिक हैं। उसका प्रॉफिट उनके शेयर होल्डर्स को जाता है खास करके। चाहे खोज किसी इंडियन ने की हो, तो हमें वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हमारी खोज हमारे ही नाम पे हो और उसका जो लाभ हो वो भी हमें प्राप्त हो। उस स्तर पे हमको काम करना पड़ेगा। टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन उन्हें अवसर देना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से बाहर न जाए, ऐसी कंपनियां यहीं पे बन जाए। तो उसके लिए तो पूरा माहौल बनाना पड़ता है। वही मैंने बताया आपको, वो माहौल ऐसे नहीं बनता, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से आता है, रूल ऑफ लॉ से आता है, फंडामेंटल राइट से आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, तब जा करके होता है। और वो कई सालों से बनाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। और अभी तक जो बनाया, अगर उसी को आप रिवर्स कर दोगे और तरह तरह के स्टिग्मा लगा दोगे तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। फिर तो कटोरा हाथ आते देर नहीं लगनी है, फिर लगेगा कि नहीं अभी तो नहीं आया ना, अब आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस एकदम बर्बाद होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आता जरूर है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों को वस्तुओं की जरूरत है। एक जमाना था जब ये सब चीजें काम कर जाते थे, क्योंकि दुनिया में कहीं कोई ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन अब गैप बहुत बड़ा है, डिजिटल डिवाइड तैयार हो जाएगा। सब लोगों को मोबाइल, एक मोबाइल ऐसा हो जिसमें इंटरनेट ना हो, एक मोबाइल ऐसा हो स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट हो। दोनों लोगों की विचारधारा में ही बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरनेट यूज करता है, एक इंटरनेट यूज नहीं करता है। उसके पास बहुत सारी सूचनाएं नहीं है, उसके पास हर समय सूचना है, वो किसी भी समय सूचना को प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति कहेगा नहीं मेरे इसमें तो इंटरनेट नहीं चलता, मैं तो इससे केवल बात कर सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा फ़ोन है। उसमें और स्मार्टफोन में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता। तो आने वाले समय में तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होगी, इसका मतलब खर्चा करना पड़ेगा। तो जो लोग खर्च करेंगे टेक्नोलॉजी में, सूचनाओं के क्षेत्र में, वो उतना आगे बढ़ेंगे। उसके लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ग्रोथ की ज़रूरत है। वाकई में ग्रोथ की ज़रूरत है, असली ग्रोथ की ज़रूरत है। तो आपका होमवर्क होना चाहिए जॉबलेस ग्रोथ क्या है, कैसे हम लोग वाकई में ग्रोथ कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे ग्रोथ के इंजन हैं, उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास हैं। युवा होने से काम नहीं चलता। किसी के पास 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चे 21 से 30 साल के बीच के हैं, बट वो पांचों काम ना करें, आवारागर्दी करते फिर, पिताजी आज उसकी जमानत करा के लाए, कल दूसरे की जा रहे हैं, कहीं वो कहीं पीट देता है, कहीं किसी का एक्सीडेंट कर देता है, कहीं दंगा कर लेता है, कोई दारू पी के कहीं पड़ा हुआ है,
कोई जुआ खेलते पकड़ा गया, तो ऐसे 5 बच्चे से तेजी से बर्बाद करेंगे ना उसको। और 5 बच्चे यदि काम पे लग गए तो 5 लोग कमा के लेके आएंगे, तो वो तो परिवार बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। यूथ हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा है, बहुत खुशी की बात है, पर वो करते क्या है? एक महीने तक कावड़ लेके निकल जाएंगे तो थोड़ी काम चलेगा। हमारा यूथ तो आज पगला रहा है जुलूस में, आप देख रहे हैं। अभी वो दुर्गा जी की वो निकलती है जो मूर्ति विसर्जन, और वो तो उसमें वो बोतल हाथ में लेके नाचता है। पहले तो मुझे लगता था छुपा के, लेकिन अभी इस बार तो देखा कि वो हाथ में ही थी उसके। पहले हमको लगता था कि ये जोश आया हुआ है दुर्गा जी वाला, लेकिन वो दुर्गा जी वाला नहीं था, वो बोतल वाला था। तो इस बार तो दिखा दिखा के नाच रहा था, ठीक है ना। तो ये फिर युवा, इस स्तर का युवा तो आपका राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। ये तो आपको अमेरिका और डेनमार्क और उनको टक्कर नहीं दे पाएगा, यूरोप को और चाइना को टक्कर देने की स्थिति में कतई नहीं है। और आधी जनसंख्या को घर पे बिठाया हुआ है, महिलाएं घर पे हैं। 19% जनसंख्या हमारी महिलाओं की, 19% महिलाएं भारत की काम करती हैं, 81% महिलाएं काम नहीं करती, यानी वेतन वाला, सैलरी वाला काम नहीं करती। घर पे तो सभी काम करती हैं महिलाएं, पुरुषों से ज़्यादा करती हैं, लेकिन सैलरी वाला काम नहीं करती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। सऊदी अरब, जहाँ महिलाओं को ड्राइविंग पिछले साल अलाउ किया गया, वहाँ पर 21% महिलाएं काम कर रही हैं, जहाँ महिलाओं को बुर्के में और पर्दे में रखा जाता है। और वहाँ महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया? 21%। चाइना में 70% के आसपास है, जो अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका में 61 कुछ है, चाइना का 70%। चाइना में 70% महिलाएं काम करती, केवल 30% नहीं करती। अमेरिका में केवल 61% महिलाएं काम करती हैं, भारत में केवल 19% महिलाएं काम करती हैं। तो वर्कफोर्स में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको कहते हैं वो 19% है महिलाओं का। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा, युवाओं को काम देना पड़ेगा, सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा नौकरियां बनानी पड़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए होता है, और R&D भी आपको ही करना पड़ेगा। अमेरिका में R&D में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर भी करता है। भारत में केवल सरकार जब कोई रिसर्च कर लेती है और फाइनली रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसका फ़ायदा फिर प्राइवेट सेक्टर उठाने लगता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता रिसर्च में, वो रिसर्च नहीं कराता भारत में। अमेरिका में दोनों कराते हैं बराबर, प्राइवेट भी कराता है, गवर्नमेंट भी करती है। भारत में केवल सरकारी क्षेत्र में होती है। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो भी रिसर्च करे, वो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाए, वो भी शानदार इंस्टीट्यूशन, प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरीज बनाए R&D में। और ऐसा काम जो मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये काम जब हम करेंगे और महिलाओं को 60-70% तक ले जाएंगे काम के क्षेत्र में, एजुकेशन की शानदार व्यवस्था बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तैयार करनी पड़ेगी दुनिया के स्तर की। पारंपरिक एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, दुनिया के स्तर की। हमारे यहाँ की लैब, रिसर्च वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। युवा सारे काम पे होंगे, 90% से ज़्यादा काम पे लगे हों, युवा अर्निंग कर रहे हों, ठीक है। और ये सब चीज़ें होंगी तब जाकर के इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और जितना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जितना FDI आएगा, उतनी इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ प्रोडक्शन होगा। वो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब स्टार्टअप इंडिया तो फेल हो गया हमारा, मेक इन इंडिया फेल हो गया, स्किल इंडिया भी फेल ही है। स्किल इंडिया तो कई सालों से, 30 सालों से फेल है। उसके नाम पे बेवकूफ़ी बनाया जाता है, कौशल विकास के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ नहीं होगी, वो भी 30 सालों तक लगातार करना पड़ेगी, 20 सालों तक, तब जाकर के हम वर्ल्ड में नंबर 1 के आसपास कहीं पहुंचेंगे। क्योंकि हम अभी बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ 5वीं अर्थव्यवस्था है, और जनसंख्या हमारे पास दूसरे नंबर की। बहुत जल्दी हम दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1 होंगे अगले 10 सालों में। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास होगी, तो अर्थव्यवस्था भी हमारी बड़ी होनी चाहिए।
लेकिन अमेरिका 25 ट्रिलियन की है और हम 3 ट्रिलियन के हैं। चाइना 16 ट्रिलियन का है। तो चाइना हमसे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है और अमेरिका हमसे 8 से 9 गुना ज़्यादा है। तो अगर आपको वाकई में 25 ट्रिलियन, तो अभी लक्ष्य भी नहीं बनाया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ये बोल रही कि हम अभी जो प्रोग्राम चला रहे हैं उससे 2047 में हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, 10 ट्रिलियन की। 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 में, तब तक ये 50 तक पहुंच जाएंगे। तब तक ये लोग जो हैं ऑलरेडी जो आगे हैं, हो सकता है ये 50 तक हो। अब कोई ऐसा करिश्मा हो कि और नीचे चले जाएं तो बात अलग है कि हम नंबर 1 हो जाएं 10 पे भी, तो उसके लिए इन सब का बर्बाद होना ज़रूरी है। तो वैसा कुछ करना पड़ेगा नंबर 1 होने के लिए। अपनी लाइन लंबी करने के बजाय दूसरे की छोटी करो। तो मामला थोड़ा सा खटाई। मैंने आपको पूरा दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। चिंताएं भी, ऐसे समय में हम खतरे से खेल रहे हैं, स्टिग्मा लगवा रहे हैं, दाग धब्बे कतई नहीं लगने देने हैं, कट्टरता के तो कतई नहीं। अगर लगा है तो इन्वेस्टमेंट भाग जाएगा, कंपनियां एक के बाद एक गिरेंगी। उनको संभालना हमारे यहाँ के लोकल लोगों के बस की बात नहीं होगी। विदेशी पूंजी के बिना हम अपने संसाधन खड़े नहीं कर पाएंगे। हमें रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत होगी। टेक्नोलॉजी हमको लेना पड़ेगी, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी अगर हम विकसित करेंगे तो उन्होंने तो 20 साल 30 साल से R&D किया था, तब जा कर के वो इस स्थिति तक पहुँचे। और अगर हम अगर सोचें तो हमको 30 साल लगेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना पाएंगे तो वो तो आज ही बन रहा है वहाँ पर। तो क्यों ना हम उनसे वो टेक्नोलॉजी लें। तो वैसे टाइप करने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी के। हम तो आपको श्रम देंगे, हम आपको लोग देंगे काम करने वाले, हम आपको प्रोफेशनल्स देंगे, आप हमको टेक्नोलॉजी दीजिए। ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, इनोवेशन करना पड़ेंगे, वर्क कल्चर चेंज करना पड़ेगा, काम का वातावरण बनाना पड़ेगा। समय की फिजूल खर्ची जो हो रही है, धन की जो फिजूल खर्ची हो रही है, उसको रोकना पड़ेगा। आगे बढ़ने के 2 सूत्र हैं, कलेक्शन भी करो और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे पानी की टंकी भरती है तो पानी की टंकी भरने के लिए ऊपर पानी चढ़ाया जाता है। पानी चढ़ाना तो ज़रूरी होता है, साथ साथ लीकेजेस भी रोकना पड़ते हैं। अगर वो कई जगह से लीक है तो वो टोटी बंद करना पड़ती है। कभी टंकी जल्दी भरने के लिए हम सब जगह के नल नीचे के बंद करते हैं, उसके बाद फिर पानी चढ़ाते जल्दी भर जाती है। तो लीकेजेस भी देखने पड़ेंगे कि लीकेजेस किन किन वजहों से हो रहे हैं। तो ये जो आज लेक्चर है ना, ये राष्ट्र निर्माण का लेक्चर है। यूँ समझ लीजिए राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति निर्माण को, युग कैसे बदलेगा, हमारे बदलने से बदलेगा। तो यही व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। तो कोई भी एक्टिविटी चल रही हो, चाहे हमारी धार्मिक गतिविधि चल रही हो, हमको ये देखना चाहिए कि इससे व्यक्ति निर्माण कितना हो रहा है और राष्ट्र निर्माण कितना हो रहा है। अगर किसी धार्मिक गतिविधि में व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण शून्य है तो बकवास है। व्यक्ति का बदलाव बहुत जरूरी है, चरित्र का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। वो ही धार्मिक गतिविधि उपयुक्त है इस देश के लिए। धर्म राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाता है, कमजोर नहीं करता, पीछे नहीं ले जाता। इसलिए अंधविश्वास कमजोर करता है। इसलिए आपने देखा होगा सोशियो रिलीजियस रेनेसा 200 साल पहले शुरू हुआ था, 1820 में, राजा राम मोहन राय और वो सब। वहाँ से हमने बाल विवाह के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ, विधवा विवाह के समर्थन में, स्त्री शिक्षा के समर्थन में, हम क्या पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, पढ़ते हैं ना सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय से पढ़ना शुरू करते हैं 1820 के आसपास से। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर आते हैं, फिर हम सत्यशोधक समाज पढ़ते हैं, फिर हम आर्य समाज पढ़ते हैं जिसने जाति प्रथा पे प्रहार किया, जिसने अंधविश्वास पे, पाखंड पे, पाखंडवाद पर, तमाम प्रकार के पाखंड, मूर्ति पूजा के नाम पे, मंदिर के नाम पर, जादू टोने के नाम पर, दान दक्षिणा के नाम पर, जितने तरह के पाखंड हैं उन सब पाखंडों पे प्रहार किया। इस साल दयानंद सरस्वती का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 साल हैं उनके जन्म शताब्दी के, 200वीं जन्म शताब्दी है उनकी, दूसरी जन्म शताब्दी है, मतलब 200 साल हो गए उनको।
तो ये स्वामी विवेकानंद आए रामकृष्ण मिशन को लेकर के, उन्होंने बहुत सारी मूल मान्यताएं, वेदांत का प्रसार किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी आई, तमाम चीज़ें जो आप पढ़ते हो। 200 साल पहले हमारे यहाँ जिस चीज़ का सूर्योदय हुआ था उसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और अगर हमने फिर से कहीं उन सब सुधारों को मिटा दिया और 200 साल पहले पहुँच गए तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आप समझ सकते हैं, बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहिए। धर्म जरूरी है, राष्ट्र सर्वोपरि है। धर्म जरूरी है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति का निर्माण इस तरीके से हो कि समाज का नुकसान ना हो, राष्ट्र का नुकसान ना हो। ठीक है, व्यक्ति निर्माण इस तरह से होना चाहिए। और व्यक्तियों का निर्माण होगा शिक्षा से। शिक्षित बनना पड़ेगा, लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उसी की दौड़ है, उसी का इंपॉर्टेंस भी है। R&D वाला बनना पड़ेगा ना, रिसर्च वाला बनना पड़ेगा, तब जाकर के इन्वेस्टमेंट भी आएगा, भौतिक समृद्धता भी आएगी और आध्यात्मिक भी आ जाएगी। आध्यात्मिक भी उसी के साथ। स्वामी विवेकानंद इसी के पक्षधर थे कि दुनिया को हम अध्यात्म सिखाएंगे, दुनिया को हम अध्यात्म की शिक्षा देंगे, क्योंकि वो शांति के अभाव में भटक रहे हैं और हमारे पास उसका जादू है। हमें पता है शांति कैसे मिलती है। लेकिन जो भौतिक प्रगति दुनिया ने कर ली है, वो भौतिक प्रगति हमको चाहिए। अब 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था, तो उस समय तक तो भौतिक प्रगति इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। हवाई जहाज भी बाद में आया, बहुत सारी चीज़ें बाद में आई, लेकिन उस समय में फिर भी जो औद्योगिक क्रांति की वजह से और उनको भौतिक प्रगति दिखाई पड़ी थी अमेरिका में और यूरोप में, स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि वो चीज़ें भारत में ज्यों की त्यों आ जाए और भारत के लोग भी उन सुख को हासिल करें, भौतिक प्रगति को हासिल करें। वो भौतिक प्रगति के खिलाफ नहीं थे। पढ़िए आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को, भौतिक प्रगति के खिलाफ नहीं थे। और हमारे गुरुजी ने भी जो शब्द दिया, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मतलब यही है। उसमें अध्यात्मवाद वो है जो स्वामी विवेकानंद का जो वेदांत है, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र, उत्तर मीमांसा की बात हम लोग करते हैं। तो जो मीमांसा का दर्शन है उसकी बात करते हैं। तो वो वेदांत, तो वेदांत के 3 पार्ट, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य का भी यही सिद्धांत है, अद्वैतवाद, वही स्वामी विवेकानंद का है। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कल्पना की थी, जो स्वामी विवेकानंद ने कल्पना की थी, वो वाला अध्यात्म हमें चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वही चाहते थे, शिवाजी वही चाहते थे, महाराणा प्रताप वही चाहते थे, महात्मा गांधी वही चाहते थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वही चाहते थे। और वो था व्यक्ति का कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य, इगेलिटेरियन सोसाइटी, समता मूलक समाज, अभाव न हो, आत्मनिर्भर हो हम लोग। बट उसके लिए जागरूकता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, वैज्ञानिकता जरूरी है, और कानून का शासन जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। ऐसी जगह पर पाखंड, भटकाव, बुद्धिहीनता, जादू टोना, तंत्र मंत्र में विश्वास, ये सब चीजें नहीं होती। ताबीज वाबीज में विश्वास नहीं होता। ये सब बहुत ही आदिम प्रकार का और बहुत लो कैटेगरी का काम है। इससे विकसित नहीं होता मनुष्य, न तो उसका मस्तिष्क विकसित होता है, न उसका शरीर विकसित होता है। हमेशा कमजोर बना रहता है, तरह तरह के धागे पहन के घूमता रहता है, इलाज कराना पड़ता है। मेडिकल साइंस में विश्वास होता है। अभी कोरोना के दिनों में देखे आपने, तंत्र मंत्र वाले सारे अस्पताल में भर्ती थे, सब दुकानें बंद थी, यहां तक कि भगवान भी डेढ़ महीने तक जो है बिना पूजा पाठ के थे। जो कभी
जो है बंद नहीं होता, वो भी 1.5 महीने तक बंद था। सब लोग अस्पतालों में थे और ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड सब जगह थी और दवाइयों की थी, सब लोग दवाइयाँ खा रहे थे। तो वही था, बचाव कहाँ से होगा? अंततः बचाव जो होगा इसी से होगा। आस्था अलग चीज है, आस्था बनी रहे ये अच्छी बात है। आस्था हमें आत्मबल दे, हमें मजबूत बनाए, बड़े से बड़े काम करने के लिए अंदर से शक्ति प्रदान करे, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आस्था नहीं होती, आत्मबल नहीं होता, तो आदमी सुबह जल्दी भी नहीं उठ सकता, दौड़ने भी नहीं जा सकता। उसमें भी एक आत्मबल तो होना ही चाहिए। तो आस्था हमें मजबूत करती है, लेकिन अपंग नहीं बनाती, अपाहिज नहीं बनाती। हमें आस्था बैसाखी नहीं है, अंदर का आत्मबल है। अपने पैरों पे खड़ा कर देने का नाम आस्था है। ईश्वर में और धर्म में जो हमारी आस्था होनी चाहिए वो किस स्तर की होनी चाहिए? हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। वो इसलिए तो उसका नाम आत्मबल है। आत्म के साथ में, सेल्फ के साथ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में उसमें बल शब्द जोड़ा गया। आत्मबल, आत्म कमजोर नहीं बोला गया, आत्मबल कहा गया। तो हमारा अध्यात्म हमें आत्मबल देता है, लेकिन उस आत्मबल का उपयोग हम कैसे करें? राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने में करें। तो राष्ट्र सशक्त और समर्थ कब होगा? जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, जब हम वैचारिक रूप से संपन्न होंगे, जब हम शिक्षा के रूप में संपन्न होंगे। हमारे पास एक भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन नहीं है। शिक्षा में हम सेकंड हैंड हैं, टेक्नोलॉजी में हम सेकंड हैंड, थर्ड हैंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। दुनिया भर के लोग जब रिजेक्ट कर देते हैं जिस टेक्नोलॉजी को, उसको हम यूज़ करते हैं और उसमें अपने आप को एडवांस मानते हैं। किसी ज़माने में हम एडवांस थे जब हम मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे थे, जब हम ज्योतिष में बहुत बड़ा काम कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारा कर रहे थे, ज्योतिर्विज्ञान में कर रहे थे, तो हम थे। लेकिन पहले थे। कई लोग बोलते हैं हमारे दादाजी के पास 100 एकड़ ज़मीन थी, हमारे दादाजी के पास इतनी सारी गाय भैंस थी, हमारे दादाजी के पास इतना बड़ा। पर फिलहाल में तो तुम उधार मांगते फिर रहे हो, अभी तो तुम्हारा बैंक का कर्जा। अभी की क्या स्थिति है? तुम तो आज की बात करो। दादाजी जो थे वो तो ठीक है, अच्छी बात। एक बड़ी सी तस्वीर लगाई हुई है, देखो दादाजी हमारे साइड में चीफ मिनिस्टर खड़े हैं, फलाने हैं, वो हैं। पुराने पुराने फोटो निकाल के लाते हैं लोग, दादाजी यूँ थे, पर दादाजी ऐसे थे, फलाने थे, वो सब ठीक थे। अच्छी बात है। हम लोगों को भी अपने इतिहास पे गर्व होना चाहिए। हम बहुत समृद्ध हैं इतिहास में, दूसरे लोगों से भी बहुत आगे थे, और भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी। अच्छी बात है, पूरी दुनिया मानती भी है। दुनिया में कई जगह लोग मानते भी हैं कि भारत से हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन वर्तमान में तो हमें मजबूत होना होगा ना। केवल फोटो दिखाने से तो हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं आ जाएगा, केवल फोटो दिखाने से तो हम ताकतवर नहीं हो जाएंगे। कई सारे योद्धा हैं। मुगल साम्राज्य में भी देखोगे तो अंत में क्या हुआ था बहादुर शाह जफर के समय में। कोई कहता है हमारे मुगल साम्राज्य को देखो, हमारे इसमें अकबर हुए थे, हमारे इसमें बाबर थे, जहांगीर थे, या शाहजहां थे, ऐसे ऐसे लोग थे, औरंगजेब भी था। चलो औरंगजेब पे भी गर्व कर लेंगे मुसलमान कि उन्होंने हिंदू धर्म का बहुत नाश किया। लेकिन तुम क्या थे? तुम तो दया पे हो, याचना कर रहे हो। महाराणा प्रताप के बाद के वंशजों ने क्या किया? शिवाजी के बाद के वंशजों की कितनी दुर्गति हुई। पेशवा जो है वो छीन लिया पेशवाओं ने, फिर पेशवाओं से उन्होंने छीन लिया, भोसले ने, सिंधिया ने, गायकवाड़ ने, इन्होंने पेशवाओं। तो यानी 3-3 बार जो है वो हस्तांतरण हो गया सत्ता का। और जो भी पावरफुल थे उन्होंने अपना सत्यानाश करे। वो शराब पी के कहीं कोने में पड़े रहते थे, अंग्रेज उनकी इज्जत नहीं करते थे। इतिहास होना, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप फ्यूचर में, हम तो अपने पूर्वजों पे गर्व कर लें, लेकिन हमारी आने वाली संतानें हमारे ऊपर गर्व कर पाएंगी क्या? इसलिए राष्ट्र समर्थ और सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और 200 सालों से ये सुधार चल रहा है। जिन कारणों से हम असमर्थ हुए और दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी हुए, वे कारण हमें समाप्त करने पड़ेंगे। हम अलग अलग रहे, टूटे टूटे रहे, जातिवाद में बटे रहे, भेदभाव में बटे रहे, अवैज्ञानिकता और जादू टोना और सांप सपेरों का खेल खेलने लगे, और हमने तमाम प्रकार की मान्यताओं और मूल मान्यताओं को उदाहरण कर लिया। दुनिया ने हमारी हंसी उड़ाई और हमको घेर करके गुलाम बना लिया, हमारा शोषण किया, हमारा धन ले गए, हमको लूट लिया और छोड़ दिया हमको। तब हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन,
तब हम लाए वैज्ञानिक चीज़ें, तब हमने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया, तब हमने बनाया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs बनाए हमारे युवाओं को नौकरी देने के लिए। और समय के बदलने के साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कूदे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम लोग लेके आए, बायोटेक्नोलॉजी में कूदे, अब नैनो मिशन है हमारा। आज हम मेक इन इंडिया में हथियार बना रहे हैं, दुनिया भर को हथियार बेच रहे हैं, एक्सपोर्टर हो गए हम हथियारों में। एक ज़माने में हम हथियार इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्टर हैं। अब हम हेलीकॉप्टर बना के बेचते हैं, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। आज हम वहाँ तक पहुँचे। तो जिन कारणों से हम यहाँ तक पहुँचे और जिन कारणों से हमारी दुर्गति हुई थी, उन कारणों को फिर से जागने नहीं देना है जिनसे दुर्गति हुई थी, और जिनसे हम समर्थ बने उन कारणों को हमको और मजबूत करना है, क्योंकि उनसे हम समर्थ बने और आज यहाँ तक पहुँचे। तो हमारे पास दोनों हैं। हम बर्बाद क्यों हुए थे, उसके कारण क्या थे, वो भी हमारे पास हैं, और हम मजबूत कैसे हुए उसके कारण भी हमारे पास हैं। तो हमें किन पे फोकस करना है, तो वो पॉइंट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, तो महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत पावरफुल दिन है आज, तो पावरफुल बात होनी चाहिए। ठीक है ना, मामूली दिन नहीं है। सबसे देवताओं में सबसे धुरंधर हैं, बाकी सब देवता याचना करते रहते हैं। इन्होंने कभी किसी के सामने, जब कभी भी देखो, कोई भी सीरियल, कोई भी मूवी उठा के देखो, कोई उपन्यास पढ़ो, सारे देवता चल करके आते हैं कहाँ पर, कैलाश पर्वत पर। महादेव वहीं बैठे रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। जन सुनवाई वहीं चलती है, पावरफुल आदमी के यहाँ जन सुनवाई चलती है, तो सबसे पावरफुल है, वो कहीं नहीं जाते। और वो किसी सॉल्यूशन लेने भी नहीं जाते, सलाह लेने भी नहीं जाते, सब उनसे लेने आते हैं। फाइनली आप बताएंगे, नाम ही इसीलिए महादेव है, सुपर डिवाइन एबिलिटी है ना, वो तो एकदम सुपर है, सुप्रीम है, सुप्रीम गॉड। महादेव को इंग्लिश में बोलेंगे तो सुप्रीम गॉड, सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कहीं सलाह लेने थोड़ी जाता, हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सरकार भी जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जाता, वो तो फाइनली वो बताता है कि ये कर लेना है तुमको, ये फाइनल डिसीजन है। वो खुद रिव्यू कर ले, वो बात अलग है, रिव्यू पिटीशन ले ले, वो खुद ही रिव्यू करे। खुद महादेव ही सोच रहे हैं, अरे प्रभु सोचो थोड़ा, ये तो बहुत खतरनाक बता दिया आप, अच्छा ठीक है हम इसका विचार करते हैं, वो खुद करते हैं, वो बात अलग। तो मामूली दिन नहीं है, छोटे मोटे देवता वाला नहीं, तो फिर पावरफुल बात है। तो राष्ट्र को संपन्न बनाने की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्र को सुखी बनाने के। तो सुखी, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र केवल बातचीत से नहीं होगा, भाषण से नहीं होगा। बट ये काम जो है व्यक्तिगत स्तर पे बहुत मुश्किल है, प्राइवेट लेवल पे भी नहीं है। देश के बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति भी शायद न कर पाए, लेकिन सरकार कर सकती है। अदरवाइज मैंने बताया कि वो गुंडा जिस मोहल्ले में रहता है और उस मोहल्ले का नाम खराब हो गया, अब वहाँ कोई मकान किराए से नहीं लेना चाहता, कोई वहाँ पर बढ़िया दुकान नहीं खोलना चाहता, कोई अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता उस मोहल्ले में, क्योंकि वहाँ माहौल बहुत ख़राब है। तो पूरा मोहल्ला सफ़र करता है। उस मोहल्ले में जो टीचर रहता है वो भी सफ़र करता है, वो अपना काम से काम करता है, स्कूल जाता है, पढ़ाता है, तनख्वाह आती है, उससे काम चलाता है, लेकिन उसको भी दिक्कत आती है, पूरे मोहल्ले को दिक्कत आती है। इसलिए राष्ट्र का नाम खराब होता तो पूरे राष्ट्र के निवासियों को दिक्कत आती है। पाकिस्तान में कुछ लोग तो अच्छे होंगे ना, 150 हज़ार, कुछ लोग तो अच्छे होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग खराब लोग हैं। 100 लोग तो मुझे लगता है अच्छे होंगे, जो भारत से दोस्ती भी चाहते होंगे, अपने हुक्मरानों को और सेना को गाली भी देते होंगे कि कहाँ तुम समझते नहीं हो, भारत जैसे देश से क्यों पंगा ले रहे हो, उनके मन में कहीं। लेकिन आज वो भी पीड़ित हैं। जब देश की हालत खराब होगी तो उनकी भी होगी। जब पूरे देश की हालत खराब होती है तो फिर वो सबकी होती है, सामूहिक होता है, निजी तौर पे नहीं होता। देश में कुछ भी चीज़ें निजी तौर पे नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये चीज़ हमने आज आपको बताई है। बहुत ही तार्किक है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बट ये अप्लाई करने वाली चीज़ है, इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ है। तो फिर ये आपके कैसे कार्य है? भारत 2030 में आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेगा, ये आपका आंसर है मेंस का। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे तो उसका आंसर है।
सर आर्थिक महाशक्ति ये बनेगा कि अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ कर लें, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ा लें लेबर फोर्स में, अगर हम इन्वेस्टमेंट का सही सही उपयोग कर लें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे दें, जो पैसा हमको मिला है इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको हम यूटिलाइज कर लें सही समय पे, क्योंकि ब्याज तो लग रहा है, या फिर पैसा तो मिला हुआ लेकिन वो तो टेम्परेरी है। इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक कर लें, जिन कारणों से हमारे यहाँ कर्फ्यू लगता है और इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है उन पे काम करें, असंतुष्ट लोगों को समझाएं, उनको सजा दें, अगर कोई बदमाश है तो उसको सजा दें, असंतुष्ट है तो उसको संतुष्ट करें, कानून के तहत काम करें, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करें और उसकी सुरक्षा करवाएं, देश में एजुकेशन को बढ़ाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करें, डेमोक्रेसी की जो मूलभूत नियम हैं, वैल्यूज हैं, उनको बढ़ावा दें। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो संस्थाओं की सर्वोच्चता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको बहाल करें। सरकारी कामों में पारदर्शिता लेके आएं, भ्रष्टाचार को खत्म करें, कम करने का प्रयास करें। हर हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, शहर और गांव की जो भेदभाव है या दूरियां हैं उनको खत्म करें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, मेल और फीमेल में जो भेदभाव होता है उसको खत्म करें। रूरल अर्बन को भी खत्म करना है, मेल फीमेल वाला भी खत्म करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म करना है। सरकारी जो अर्बन एमिनिटीज हैं वो रूरल एरिया में पहुंचे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, अब्दुल कलाम बोल के गए थे विजन 2020 में, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, मतलब शहरी और ग्रामीण भेदभाव को कम करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, जो ये प्रोग्राम है इनको वाकई में चालू करें। इनोवेशन की भावना हो, नवोन्मेषी भावना हो, नए नए स्टार्टअप आए, इनोवेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग पेटेंट कराएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले हमारे लोगों को, ताकि हम कंपनियों के मालिक बन सकें। निर्यात को बढ़ावा दें, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन डेवलप करें, वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब दुनिया में आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होगा। कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। एप्पल के फ़ोन की डिमांड इसलिए क्योंकि एप्पल का फ़ोन दूसरे फ़ोन से अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है, लंबे समय तक चलता है, क्वालिटी अच्छी होती है। आपको उससे अच्छा फ़ोन बनाना पड़ेगा अगर फ़ोन एक्सपोर्ट करने तो। भारत में 92% फ़ोन इम्पोर्टेड है। भारत के लोग जो फ़ोन चलाते हैं उसमें 92% आयात किए हुए हैं, 8% केवल भारत में बने हुए हैं। केवल 8% फ़ोन हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड के लिए, हमारी घरेलू ज़रूरतों के लिए हम फ़ोन बना लें, फिर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाएं। तो एक्सपोर्ट कब, दुनिया के लोग कब खरीदेंगे? जब वर्ल्ड क्लास होगा। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएं। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तब बनेंगे जब एजुकेशन और रिसर्च अच्छी होगी, नहीं तो वर्ल्ड क्लास कैसे बनेगा? अब कभी प्रश्न आ गया इंटरव्यू में तो जवाब दे पाओगे कि भारत आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेगा? ऐसे
अगर हमारे सेना के इक्विपमेंट इस लेवल के होंगे, हमारे अंतरिक्ष के इक्विपमेंट सैटेलाइट इस स्तर के होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, वर्ल्ड क्लास डिफेंस हमारा प्रोग्राम होगा, हेल्थ की सुविधाएं हमारे पास वर्ल्ड क्लास होगी, तो लोग इलाज कराने पूरी दुनिया से भारत में आएंगे। लेकिन यहाँ कर्फ्यू लग गया तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में, तो वो तो रास्ते में ही एम्बुलेंस में ही मर जाएगा। एक आदमी मर गया अगर यूरोप का एयरपोर्ट से हॉस्पिटल जाते समय कर्फ्यू की वजह से, तो उसके बाद कोई इलाज कराने आएगा? फिर नहीं आएगा। तो उसके लिए शांति, मीडिया स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो। मीडिया अभी बिल्कुल गलत काम कर रहा है, बिल्कुल थर्ड क्लास मीडिया, लो आईक्यू वाला मीडिया, उसका आईक्यू एकदम घटिया है। तो मीडिया का आईक्यू बढ़ाना चाहिए, पढ़े लिखे समझदार लोग मीडिया में होने चाहिए। अब ये एकदम बिल्कुल लोकल टाइप के है, मोहल्ले में जैसे लड़ते हैं ना गांव में, वैसे उस स्तर के लोग हैं मीडिया में। तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और 10 तरह के रिफॉर्म लिख लीजिए, 10 तरह के रिफॉर्म करना पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सबसे फर्स्ट लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार करना होंगे। पुलिस रिफॉर्म करना होंगे, पुलिस सुधार करना होंगे। जुडिशियल रिफॉर्म करना होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना होंगे, पुलिस रिफॉर्म करना होंगे, जुडिशियल रिफॉर्म करना होंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म करना होंगे, राजनीति को सुधारने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार, निर्वाचन सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रिफॉर्म्स, R&D वाले, वो एजुकेशन से हो जाएगा, वो एजुकेशन हो गया। लीगल रिफॉर्म्स, हमारे यहाँ लीगल कमीशन, लॉ कमीशन है, तो लॉ के क्षेत्र में भी रिफॉर्म करना पड़ेंगे। रिफॉर्म्स, सुधार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म के रूप में GST आया है, लेकिन अभी भी 3-4 तरह के GST हैं। वन नेशन वन टैक्स नहीं बन पाया, वो कई जगह पर GST लागू नहीं होता, वहां लाना पड़ेगा। तो टैक्स रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म्स ऑल्सो, ये सब इकोनॉमिक में आ जाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बैंकिंग रिफॉर्म्स, अगेन। IT रिफॉर्म्स, उसमें सिक्योरिटी के और फीचर्स डालने पड़ेंगे। IT रिफॉर्म्स, उसमें सोशल मीडिया जरूर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IT रिफॉर्म्स में। तो कभी निबंध लिखना पड़ गया तो बहुत शानदार निबंध के पॉइंट्स हो गए आपके, हुए कि नहीं? और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स तो लंबे समय से चले आ रहे हैं, 200 सालों से, तो उन्हें चालू रखना चाहिए, उन्हें रिवर्स नहीं करना है। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। वापस हम पुराने जमाने में जा रहे हैं, पाखंड की तरफ, जादू टोने की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ। तो थोड़ी स्थिति खराब है, ठीक है? तो बहुत ही स्पष्ट है, दो टूक जिसको कहते हैं ना, काफी दो टूक है, ब्लंट ट्रूथ है, थोड़ा सा ट्रूथ है तो एकदम कड़वा सच है, तो दिक्कत आती है, सुनने में भी दिक्कत आती है, तो मानने वालों को तो और दिक्कत आएगी। बट ये जरूरी है। अच्छी बातें कड़वी होती है, और खास करके बदलाव लाने वाली चीजें तो कड़वी होती है ना। अगर कोई आपका क्रिकेट का कोच है, उसको आप सुबह सुबह जाए और आपको कहे कि आओ समोसा खाते हैं, देखो गरम गरम, और आओ चाय मंगवा दें, तो लगता तो अच्छा है, बट उससे आपका टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। वो आते ही आपको कहेगा खड़े क्या हो, दौड़ो ना, 25 चक्कर लगाओ इस ग्राउंड के, आप हाँफने लगोगे, बड़ा बेकार काम। बट सिलेक्शन तो उसी से होगा। तो कड़वा होता है, जिससे फायदा होता है वो चीज़ थोड़ी सी टफ होती है, और मीठी मीठी चीज़ें सब नुकसानदायक है, ध्यान रखिए।
जो सुनने में भी बड़ी मीठी लगे और बहुत कंफर्ट जोन में जब हम रहते हैं तो उससे नुकसान बहुत होता है। डायबिटीज़ हो जाती है, मोटापा हो जाता है। कंफर्ट जोन में तो यही होता है। अब हार्डवर्क करें, जिम में जाएंगे, जिम वाला भी आपसे अच्छी अच्छी बातें करें सोफे पे बिठा के, बल्कि वो आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाता है, एक्सरसाइज करवाता है, वजन उठवाता है, कम ऑन, अरे उठा लोगे। वो मरा जा रहा है लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं कर लोगे। तो बोले ऐसे कैसे कर लेंगे, मैं जानता हूँ ना, मेरी शरीर ने जवाब दे दिया, नहीं नहीं तुम करोगे। तो वो आप पे अत्याचार करता है। दंगल मूवी देखी थी ना, उसमें बच्चों पे अत्याचार वाला गाना बना था, बट वो मेडल लेके आए, फिर अत्याचार नहीं किया होता तो मेडल थोड़े आते हैं। अगर बच्चों को उनके इच्छा से छोड़ दिया जाता तो होता क्या? नहीं, ऐसे ही जो हमने बातें कही है वो थोड़ी सी सख्त हैं, लेकिन वो राष्ट्र का निर्माण तो उसी से होगा अंततः। तो 20 साल बाद, 10 साल बाद आप जब भी ये सब चीज़ें देखेंगे, तो मैंने जो ये पेज लिखवाया, इस पेज को संभाल के रखिएगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद आप मूल्यांकन कीजिएगा कि अगर हम वहाँ पहुँचे हैं तो कौन सी चीज़ों से ये सब चीज़ें नहीं हुई, तो फिर हमारा जो है स्थिति 10-20 साल बाद दूसरी होगी। और अगर ये सब हमने कर लिया तो फिर हम अलग जगह पे होंगे। दोनों चीज़ होगी, बीच का तो होता नहीं है, दोनों में से एक होगा। तो आप देखिएगा उस समय में क्या होगा। ये तो हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन अभी बता दिया आप। तो इंटरव्यू के लिए बहुत शानदार पॉइंट्स हैं बताने के लिए, आपके जवाब से वो प्रसन्न हो जाएगा। और काफ़ी न्यूट्रल है, किसी पार्टी की तरफ नहीं है, किसी जाति की तरफ नहीं है, किसी धर्म की तरफ नहीं है, न्यूट्रल है एकदम। आपको मैंने जितनी चीज़ें लिखवाई सारी न्यूट्रल है, उदासीन है, इनका कोई लेना देना नहीं किसी से। भारत में जितने तरह के फिरके हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, बट ये सच्चाई है, ट्रूथ है। तो प्रीलिम्स में कैसे होगा? प्रीलिम्स में इन सब के ऊपर पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की, वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। एजुकेशन पॉलिसी, रिसर्च पॉलिसी, जो भी है, जितनी तरह की पॉलिसी बनी हुई है। एक एनवायरमेंट वाला भी देखिएगा, एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स, पर्यावरणीय सुधार, एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स। क्योंकि पर्यावरण के मामले में, क्लाइमेट के मामले में बहुत कुछ करना है, वो बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है। और कॉमर्शियल रिफॉर्म्स भी कर दिए, वाणिज्यिक कॉमर्शियल रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड पॉलिसी, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो आपके लिए ये सिलेबस है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है भारत में। अभी भी बहुत सारे लोग अस्पताल पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, अस्पताल के बाहर मर जाते हैं, उनको एडमिट ही नहीं करते हैं लोग, डॉक्टर लोग। बहुत सारी चीज़ें कानून बनाने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी भी आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि वो डेड बॉडी को कंधे पे ले जा रहा है, कोई ऑटो में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता। तो हम अभी भी डेड बॉडी को घर तक नहीं पहुंचा पाते। बहुत सारी चीज़ें। तो आज़ादी के 75 साल बाद भी यदि हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे? ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में बहुत सारा रिफॉर्म करना है। अभी हुआ है, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा हुआ है भारत में रिफॉर्म, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में। सन 2000 में जो क्रांति शुरू हुई थी सड़क की, फिर वो ट्रेन में भी गई, एयरपोर्ट में भी गई। हर साल 20% एविएशन सेक्टर की ग्रोथ है हमारे यहाँ, 20% हवाई यात्री हर साल बढ़ जाते हैं। तो एयर ट्रैफिक काफ़ी बड़ा है, डोमेस्टिक भी काफ़ी हुआ है, इंटरनेशनल भी काफ़ी हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़ी है, सारी चीज़ें हुई। तो सबसे ज़्यादा क्रांति हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में हुई है। और वो दिखता है, देखिए इनमें से जो होता है वो दिखता है, जो नहीं हो रहा है वो नहीं दिखेगा, लेकिन जो हो रहा है वो दिखेगा। बैंकिंग में हुआ है यूपीआई के माध्यम से, इतने यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं फ़ोन पे से, गूगल पे से, ज़बरदस्त। इंटरनेट बैंकिंग जो पहले था वो थोड़ा सा टफ था, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालो, वो डालो, वो डालो, बहुत सारे झंझट थे उसमें। कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लग जाता था
और जो आदमी पढ़ा लिखा है वही कर पाता था, और अधिकांश चीज़ें इंग्लिश में थी, तो हिंदी जानने वाले के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बैंक की वेबसाइट्स जो हैं वो सब इंग्लिश में होती थी, और कई बार वो हम फ़ोन से नहीं कर पाते थे, उसके लिए पीसी होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए तभी कर पाते थे, तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। ओटीपी का आना, कई बार ओटीपी नहीं आएगा, नेटवर्क कमज़ोर है तो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो बार बार फेल हो रहा है। अभी भी हम जब इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन यूपीआई करते हैं तो एकदम क्यूआर कोड को स्कैन किया, ये पेमेंट हो गया, तो बहुत इजी है, उसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन तो खैर होना चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी फास्ट है, तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन ये इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है, लोगों का नहीं है। ऐसा नहीं कि लोगों की मानसिकता बहुत बदल गई, लोग बहुत एडवांस हो गए, पढ़े लिखे हो गए, इस वजह से ये क्रांति हुई है। दरअसल वो टेक्नोलॉजी ने सबको चला दिया, दौड़ा दिया, तो जो कमज़ोर दिमाग का था वो भी उसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, घसीटने में आ रहा है, और उसके साथ चलना पड़ रहा है उसको। तो जो दुकानदार बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो खुद ही बता देता है, तो फिर वो पेटीएम वाले ने वो निकाल दिया कि आपके इसमें 270 रुपये जमा हुए, वो ऐसा बोल देता है ना साउंड वाला, तो ऐसे लोगों के लिए वो निकाला उसने। तो कैसे भी करके वो लोग उसमें आ गए, लेकिन उस क्रांति में लोगों का उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना टेक्नोलॉजी का है। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी दौड़ा देगी, वो आएगा समय, बट वो पूरा टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, बहुत कुछ हमको भी करना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमको करना पड़ेगा, वो हमने बताया। तो अच्छा खासा हो गया चलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम बंदिया माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की